जितने भी आईपीओ इन्वेस्टर्स है गाइस, उनके मजे ही मजे चल रहे हैं, बिकॉज बैक टू बैक न्यू न्यू आईपीओ आ रहे हैं और अच्छे खासे रिटर्न मार्केट में देखते जा रहे हैं। अगर आप भी इन्वेस्टर हो और अगर आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे आईपीओ आने के बाद आपको अच्छा आईपीओ कौन सा और कौन से आईपीओ को अप्लाई करना है, ये आपको डिसाइड करना जरूरी है। उसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ता है। तो आज मैं एक आईपीओ का स्टडी आपके सामने करने वाला हूँ। एक ब्रज ब्रज एंड स्टील कंपनी का एक आईपीओ आ रहा है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आईपीओ। उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में आपको एक कंक्लूजन बताऊंगा मेरे स्टडी के हिसाब से कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा कि नहीं करूंगा, करूंगा तो कौन सी कैटेगरी में करूंगा और नहीं करूंगा तो क्यों नहीं करूंगा। ये सब डिस्कशन में आपके साथ यहाँ पे करूंगा। तो चलो, तो यहाँ पे हम कंपनी के बारे में डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अगर पहले कंपनी के बारे में बात करें गाइस, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2004 में। और कंपनी के नाम से तो ऑलरेडी पता चल ही रहा है, फिर भी हम लोग देखेंगे तो मैन्युफैक्चर स्पॉन्ज आयन, एमएस बिलेट्स और टीएमटी बार्स, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अगर कंपनी के प्लांट्स के बारे में डिस्कस करें, तो यहाँ पे उनके दो प्लांट्स हैं। एक है रायपुर में और एक है बिलासपुर में। और टोटल आप देखोगे उसका एरिया जो 53 एकर्स के एरिया में कंपनी फैली हुई है, उसके प्लांट फैले हुए। नाउ इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अच्छा खासा कैपेसिटी 51,000 टीएमटी का आप देखोगे तो एमएस बिलेट्स का। और अगर आप टीएमटी बार्स के बारे में बात करेंगे 54,000 का यहाँ पे कैपेसिटी दिख रहा है। अगर थोड़ा सा आगे जाके डिस्कशन करके कंपनी क्या होने वाली है, तो कंपनी कंप्राइज इज ऑफरिंग क्या करती है, देखिए, स्पॉन्ज आयन, टीएमटी बार्स, एमएस बिलेट्स, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ डोलोचर्स, पेलेट्स एंड पिग आयंस, व्हिच cares to mix industrial customers and end users। मतलब कंपनी बी टू बी भी बिजनेस करने वाली है और कंपनी बी टू सी भी बिजनेस करने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी का दोनों जो एक डाइवर्सिफाई जो एंगल है प्रोडक्शन के बाद सप्लाई चेन का, वो भी ओपन है। ये हुआ कंपनी के बारे में। कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आप आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको इसके डेट्स कब कब क्या होने वाला है ये जानना जरूरी है। अगर इसके डेट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करें, वो थोड़ा सा देख लेते हैं कब क्या होने वाला है। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, आईपीओ ओपन डेट आज है वेडनेसडे 26 जून को। मैं आज क्यों इसका रिव्यू कर रहा हूं वो भी मैं आपको बता दूं। आईपीओ क्लोज डेट है उसका फ्राइडे 20 तक, मतलब फ्राइडे तक आप यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हो। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो डिस्कस वो डिसाइड होगा, वो मंडे को आपको पता चलेगा कि आपको इसमें अलॉटमेंट मिली है कि नहीं मिली है। इनिशियल रिफंड वही ट्यूसडे को, सेकंड डे इमीडिएटली इनिशियल रिफंड कर देंगे वो लोग, और आपके अकाउंट में शेयर भी ट्यूसडे को आ जाएंगे। और ये लिस्टिंग डेट जो है, वेडनेसडे को कंपनी यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी। तो ये मोटा मोटी उसका एक शेड्यूल है कि जिसके हिसाब से आईपीओ वर्क करने वाला है। तो आपको डेट सामने रखनी, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। फ्राइडे के बाद अगर आप डिसाइड करोगे कि मंडे को आप अप्लाई करना चाहते हो, नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप अप्लाई करने का डिसाइड करते हो, कैसे करना, क्या क्या करना है, वो भी आपको एंड में बताऊंगा। तो एंड तक देखिएगा, फिर आप आपको यहाँ पे डेट्स ध्यान में रखना। नाउ अगर आगे बढ़े, कंपनी के थोड़ा सा अगर यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे देखिए, 10 रुपए का पर शेयर एक्चुअली ये होता है। फेस वैल्यू जो बोली जाती है हमेशा 10 रुपए होती है। और 26 to 28 मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पे मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको जानना है, ये 195 टू 207 की रेंज में, 195 टू 207 की रेंज में आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस और इसको बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। तो ध्यान में रखिए, अगर आप जब भी अप्लाई करोगे, आपको कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना है, मतलब 207 के रेट से आप इसको अप्लाई करोगे अगर आपको ये आईपीओ चाहिए तो। आप 72 शेयर्स का इसका लॉट होगा, लॉट साइज 22 है। ये एग्जैक्टली क्या कितने लॉट में आप कर पाओगे क्या, वो मैं वो भी डिस्कशन कर लेंगे। इशू साइज, फिर लिस्टिंग एट, दिस इज इंपॉर्टेंट, बीएससी और एनओसी, ये दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है। ये दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि दोनों प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग होने वाली है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ज्यादा हमें आने वाले दिनों में देखने को नहीं मिलेगी। नाउ आगे बढ़े, अगर यहाँ पे देखो कि आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट, सो हम यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में, रिटेल कैटेगरी में आप यहाँ पे एक लॉट एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो 72 का होगा उसका मिनिमम लॉट होगा 15,000। अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हो तो 13 लॉट्स में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो है 2 लाख तक का अमाउंट, मतलब 1,90,000 का अमाउंट जाएगा। इसके बाद अगर 14 लॉट से आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, तो आप स्मॉल एचएनआई में आ जाओगे। स्मॉल एचएनआई में आ जाओगे तो 14 लॉट से लेके 67 लॉट्स में यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तकरीबन 10 लाख रुपए तक। और 10 लाख रुपए तक के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप बिग एचएनआई में आ जाते हो, कि जो आप 68 लॉट के ऊपर आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। नाउ हमें इसमें अप्लाई कैसे करना है, क्या करना है, ऑब्वियसली वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए आपको पता चल गया कि आप कैटेगरीज क्या है, कैसे है। नाउ अगर नीचे हम डिस्कशन करें, अभी अगर हम इसे फाइनेंशियल के बारे में डिस्कशन करें गाइस, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 3 साल का 31 मार्च 23, 31 मार्च 22 और 21 मार्च 21 का यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स दिया गया है। ये जो डिटेल है गाइस,
यहाँ पे एक क्वार्टर अभी बाकी है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आप यहाँ पे देखो को 126 से लेके जो ग्रोथ 253 में हुआ है, लेकिन ये 253 का भी 3 क्वार्टर का। तो अगर अब आपको ये वैल्यूज के बारे में अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप काम कर सकते हो, डिवाइड बाय 3 और इंटू 4 अगर करोगे तो आपको एक एस्टिमेटेड मिलेगा कि वो बाद में क्या होने वाले। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, अभी इसका आप अभी नहीं कर पाओगे तो, लेकिन यहाँ पे ये 3 क्वार्टर का है तो डिवाइड बाय 3 और इंटू 4 तो हमें पूरा का पूरा अमाउंट मिल सकता है, मतलब बढ़ने वाला आपको ध्यान में रखना है। सो नाउ रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करें, 290 से लेके 304, मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है पैट वो 10 से लेके 44, ये और भी बढ़ेगा, ये चीज अच्छी बात है। नेट वर्थ देखें कंपनी का तो 58 से लेके 187, दैट इज दोस्तों 3-4 साल में का बहुत अच्छा उसने प्रोग्रेस किया हुआ है। रेवेन्यू सरप्लस भी यहाँ पे देखोगे, रिजर्व सरप्लस भी उसके अच्छे खासे बढ़े हुए हैं, बोरोविंग्स भी बढ़ी हुई है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है कंपनी के बारे में, लेकिन एज कंपेयर टू इक्विटी उनके पास कितने बोरोइंग्स है क्या है दैट डज मैटर, वो भी आने वाले रेशियो में पता चल जाएगा, वो भी डिस्कशन करेंगे। अगर वो अच्छा खासा मतलब एक लेस देन 1 है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर ग्रेटर देन 1 है तो कंपनी आने वाले दिन में प्रॉब्लम दे सकती है, बिकॉज बोरोइंग्स होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मार्केट में देना पड़ता है। नाउ यहाँ पे नीचे जाके वही हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। यस, यहाँ पे उन्होंने ये वाला रेशियोज भी दिए हुए। अगर रेशियोज देखो तो आरओई और आरओसी दोनों बहुत अच्छे खासे रेशियोज है, 23, 24, 25 के आसपास रेशियो, मतलब अच्छा खासा है। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड, तो दोनों जो रेशियोज है वो अच्छे खासे हैं। डेट टू इक्विटी जो मैं डिस्कशन कर रहा था, ये लेस देन 1 है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो यहाँ पे जो कंपनी होती है वो थोड़े प्रॉब्लम में, आने वाले दिनों में हमें प्रॉब्लम में दिख सकती है। तो यहाँ पे ये रेशियो भी इंटैक्ट, नो इश्यूज। नाउ आरओने, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24, और सबसे अच्छी बात यहां पे जो मुझे दिख रही है दैट इज दिस बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे ये भी जनरली आप मेरे को पैरामीटर बता देता हूं, अगर लेस देन 5 है तो ये बहुत अच्छा है, अच्छा खासा माना जाता है कि आने वाले दिनों में कंपनी बहुत अच्छे नंबर से बढ़ सकती है। तो अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखो ये 2.73 है तो ये भी अच्छी बात है हमारे लिए। पैट मार्जिन इज 3.1%, तो अभी तक हमें अगर वैल्यूज और फाइनेंशियल देखे तो बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आगे बढ़े, ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आने वाले उनको जो पैसे भी पैसे मिलेंगे, ये पैसे का कंपनी करेगी क्या, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां पे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, यहाँ पे फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द एक्सपांशन ऑफ बिलासपुर प्लांट, बहुत अच्छी बात है गाइस, मतलब कंपनी अभी ही एक्सपांशन के बारे में डिस्कशन कर रही है। कंपनी जो पैसा आएगा उसको फंड करेगी एक बिलासपुर का जो प्लांट है वो एक्सपांड करने में, जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और उसके बाद सेल्स बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स एचडीएफसी बैंक ऑब्टेन ओ, तो जैसे मैंने डिस्कशन किया था कि जो अभी 0.27 के आसपास मेरे ख्याल से उनका जो एक डेब्ट टू इक्विटी रेशियो था वो भी और कम हो जाएगा, बिकॉज कंपनी जो पैसे आने वाले उसको रीपेमेंट ऑफ लोन करने के लिए यूज करेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, तो ये सेम वापस आ गया, तो मतलब ये फर्स्ट वाला पॉइंट ही है। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मतलब कंपनी आने वाले पैसा पूरा का पूरा कंपनी के पास आएगा और उसके बाद कंपनी उसको एक अच्छा एक्सपांशन और रिड्यूस्ड डेब्ट दोनों चीज के लिए यूज करने वाले, तो दोनों चीजों के बारे में हम लोग अच्छा खासा ये पॉजिटिव व्यू है गाइस, जहां पे कंपनी अपना दिया हुआ पैसा बहुत अच्छे से यूज करे। तो ये एक अच्छी खासी बात हुई। अभी तक जो भी गाइस हमने डिस्कशन किया उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे वैल्यूएशंस और पूरा का व्यू कंपनी का एक बहुत अच्छा खासा मिला हुआ है। और अगर हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कशन करें कि अगर हम ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते आईपीओ के लिए अप्लाई करते तो हमें क्या फायदा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर इन्वेस्टर्स, कंपनी सालों साल बिजनेस करेगी, सेल्स बढ़ाएगी, उसके बाद कंपनी को प्रॉफिट होगा, लेकिन हमें क्या होने वाला है, हमें क्या फायदा होगा, लिस्टिंग गेन्स के बारे में, ये ग्रे मार्केट है, जीएमपी के बारे में डिस्कशन करेगा। जीएमपी, ओके, तो अगर जेपी के बारे में मैं डिस्कशन करूं, ये होता है ग्रे मार्केट प्राइस, जो एक एस्टिमेट, दिस इज नॉट एग्जैक्ट प्राइस गाइड, लेकिन मार्केट में जो लोग स्टडी करते हैं सालों साल से मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आईपीओ में, उन्होंने एक तरीका ढूंढ के निकाला होता है और वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी के वैल्यूएशन कंपनी के हिसाब से कंपनी क्या प्राइस पे लिस्ट हो सकती है, कितना में लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो कि जब कंपनी के डिस्कशन शुरू हुए थे, जस्ट लेट मी शो यू, ओके, कंपनी जब लिस्टिंग गेन्स के बारे में डिस्कशन शुरू हुआ था गाइस, तो आप यहाँ पे देखो तो 20 रुपीज का एक लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड था, अप 20, उसके बाद आप देखोगे तो ये 40 हुआ, ये 53 हुआ, और आज 25 जून, मतलब लास्ट कल हमें पता चला कि 75 रुपीज का यहाँ पे लिस्टिंग गेन हमें मिलने के चांसेस है। तो अगर ये पॉसिबल होता तो 75 डिवाइड बाय
207 इंटू 100 अगर हम करें तो आईपीओ लिस्टिंग के टाइम पे तकरीबन 30 to 40% का लिस्टिंग गेन देखने को हमें मिलने के चांसेस हो सकते हैं। सो गाइस, हमने बहुत सारा डिस्कशन इसके बारे में कर लिया, अभी आता है फाइनल कंक्लूजन। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं, अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप प्लीज डू योर ओन एनालिसिस और अपने फाइनेंस कंसल्टेंट से डिस्कशन कीजिएगा बिफोर अप्लाइंग। मैं यहाँ पे जो अप्लाई करूंगा गाइस, ऑब्वियसली मैं रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूँ। और ध्यान में रखिएगा, अगर आपको ये अलॉटमेंट चाहिए तो उसके लिए एक ट्रिक जो होती है, सीक्रेट होता है, दैट इज आप मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हो रिटेल कैटेगरी में, लेकिन आप 13 लॉट के लिए एक डिमांड से अगर अप्लाई करोगे तो आपको उसके मिलने के चांसेस, अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप डिफरेंट डिमांड से आप अलग अलग दो अगर आप लॉट के लिए अप्लाई करो तो आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये छोटा सा ट्रिक था, एक इससे 13 मत कीजिए, अलग अलग डिफरेंट अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से आप दो लॉट के अप्लाई कीजिए तो आपको चांसेस बढ़ने वाले। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जिससे उनको भी फायदा और आने वाले दिनों में जो नेक्स्ट वीक में आईपीओ वाले हैं उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करूंगा और आपको बताऊंगा कि मैं अप्लाई करने वाला हूं कि नहीं आईपीओ में। आज के लिए बाय बाय, सी या।